मॉर्निंग। आज मैं आपको टीच कर रही हूँ जो आपका टॉपिक पहले का चल रहा था। बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है टीचिंग ऑफ आर्ट, जिसका फर्स्ट यूनिट का लेक्चर सेकंड में आपको टीच कर रही हूँ। फर्स्ट यूनिट के अंदर भी हमने भारतीय कला का इतिहास ही पढ़ा था, उसी में ही आगे आज हम चलेंगे। भारतीय कला का इतिहास हम लास्ट लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि कला जो है वो कहाँ से शुरू हुई थी। थोड़ा सा मैं आपको लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा डिफाइन करूंगी, उसके बाद ही मैं आगे की ओर बढ़ूंगी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था पाषाण युग। पाषाण युग के अंदर हमने पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग पढ़ा है। पूर्व पाषाण युग के अंदर हमने क्या पढ़ा था, आज हम पहले थोड़ा सा उनको भी पीछे को थोड़ा डिफाइन करेंगे, उसके बाद ही हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। जो पूर्व पाषाण युग के अंदर हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो कला का आविष्कार हुआ था, तो धीरे धीरे हुआ था, एक चित्रकला के माध्यम से लाइनें बनाकर हुआ था। उसका एक समय था जो हमारा 3 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व का था। मध्य पाषाण युग का क्या था, उससे आगे का समय था। नव पाषाण युग का जो समय था वो 4500 से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व का था। आज हम थोड़ा सा उससे आगे की ओर बढ़ रहे हैं कि 3000 ईस्वी पूर्व से आगे की ओर जो कला हमारी विकसित हुई है वो कौन सी है। इसके बाद जो हमारी नव पाषाण युग के अंदर आते आते हमारे पास क्या हुआ था कि बहुत सारी कलाएं विकसित हो चुकी थी। जो मानव था वो खेती करना शुरू कर चुका था, आग का आविष्कार हो चुका था, तीर कमान, कुछ हथियार, यहाँ तक कि हल का भी आविष्कार यहाँ तक हो चुका था। उसके बाद क्या था, उसने आगे की तरफ बढ़ा। वो किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ा है या कौन सा काल हमारे यहाँ बीच में आया है, आज हम थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो सभ्यता हमारे बीच में आई थी वो थी कौन सी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति कौन से समय में हमारे पास आई है। हड़प्पा संस्कृति जो है वो कौन से समय में हमारे पास आई है। हमारे पास लगभग ये 3250 ईस्वी पूर्व से 3250 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व का समय काल इसका माना जाता है। 3250 ईस्वी पूर्व इसका जो समय काल माना गया है वो है 3250 से 1500 ईस्वी पूर्व का समय काल माना गया है। सिंधु नदी के तट पर ये कला बसी हुई थी। सिंधु नदी के तट पर ये कला बसी हुई थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। किस लिए कहते हैं हम इसे, सिंधु नदी के किनारे ये बसी हुई है सभ्यता, और इसको कौन सी कला बोल रहे हैं हम, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जा रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता इसे, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पर बसी हुई थी। इसके अंदर जो हमें मिले हैं अवशेष, थोड़ा सा हम उसके बारे में पहले पढ़ रहे हैं। जो भी हमें चीजें मिली हैं आज के टाइम के अंदर जो हमें मिल चुका है, तो ये जाना जाता है कि ये सभ्यता करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर ये सभ्यता फैली हुई है। लेकिन इसका जो ज्यादा हिस्सा था वो आज के टाइम में कहा जा चुका है, पाकिस्तान के अंदर जा चुका है। जो कम से कम 1500 नगर इसके बसे हुए थे, जिसका अवशेष भी हमें मिल रहे हैं, और क्या क्या चीजें हमें वहां से मिली हैं जिससे हमें पता चलता है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके अंदर ये नहीं है कि हमें सिर्फ एक छोटा सा रूप है या पेंटिंग का आविष्कार हुआ ये इसका, ये पूरी सभ्यता, एक नगर बस चुका था इस सभ्यता के अंदर जो हमें मिली है, जिसके अवशेष हमें मिले हैं, ये पूरा नगर बस चुका था। पाकिस्तान
के अंदर इसके 575, पाकिस्तान के अंदर 575 ऐसे नगर हैं जिनके अंदर ये सभ्यता फैली हुई थी, और भारत के अंदर 925 नगरों की संख्या है ऐसी जिसके अंदर ये सभ्यता फैली हुई थी। इस समय में और भी बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। क्या हम बता सकते हैं कि और क्या हुआ करता था? व्यापार भी हो चुके थे कि दूसरे देशों से व्यापार भी किया जाता था। नगर हमें मिली है ऐसे कि जिसके अंदर पक्की सड़कें बनी हुई मिली है। पक्की सड़कों के साथ साथ हमें और क्या मिला है? पक्की सड़कें हैं, नालियां हैं। नालियां भी इस तरीके से बनी हुई है कि उसको ढक कर बनाया गया है। उस समय के अंदर भी क्या था? दो प्रकार के नगर हमें मिले हैं। एक पक्की ईंटों से तैयार नगर, दूसरे कच्ची ईंटों से तैयार छोटे नगरों का विस्तृत रूप भी था। खिलौनों के आविष्कार मिली है, बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि खिलौने हैं, यूजेबल आइटम्स में हम कुछ भी कह सकते हैं कि जैसे कि हथियार है, कुल्हाड़ी है, कुछ है, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हमें उस समय के जो मिले अवशेष है उससे मिली है। और कुछ अवशेष तो ऐसे भी मिले हैं जो हमारे पास अभी भी इसके अवशेष जो है हमारे संग्रहालयों में सुरक्षित है। दिल्ली के संग्रहालय के अंदर एक मिट्टी से बना हुआ लाल बर्तन मिला है, जिसके ऊपर लाल बर्तन जो है उसके ऊपर काले रंग से क्या किया गया? उसके ऊपर अलंकरण किया गया है। हम कुछ जने आज भी नहीं जानते कि अलंकरण वर्ड किस लिए यूज हो रहा है। फूल पत्तियां बनाकर किसी भी चीज को एक डिजाइन का रूप बनाकर जो हम काम करते हैं उसको अलंकरण कहते हैं। तो वो क्या है? इतने सालों पहले भी इस कला का आविष्कार हो चुका था, और आज भी हम देखते हैं कि उसके ऊपर जो वार्निश की गई है या जो उसके ऊपर कलर किया गया है वो आज भी देखने लायक है, और उसकी चमक जो है वो कहीं से भी कम नहीं हुई है। वो चमक क्या है? आज भी वैसे की वैसे ही बरकरार है। बहुत सारी चीजें हमें मिल रही हैं। तो क्या है? पाकिस्तान के अंदर कौन से क्षेत्रों में ये सारी संस्कृति फैली हुई थी? सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, और चानूदरो नामक स्थानों पर ये क्या है? सभ्यता फैली हुई थी, और इसके अवशेष हमें बहुत अच्छे से मिले हैं। पूरे के पूरे नगर ही हमें मिली हैं। ईंटें देखोगे तो देखने लायक ईंटें बनी हुई हैं। लाल रंग की ईंट है, और ऐसा लगता है कि वो सारी की सारी ईंटें एक ही सांचे की तैयार की हुई हैं। अगर 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर जो भी चीज बनी है, लेकिन उनका जो सांचा है ईंट बनाने का, जो सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, उसका जो ईंट बनाने का जो सांचा है वो सभी का सेम मिला है हमें। तो ऐसा लगता है कि एक ही जगह से या एक ही जगह से वो ईंटें एक जैसे सांचों के अंदर से निकाली गई है, और पकी हुई ईंटें इस तरीके की तैयार हैं कि जिनका आज भी हम कहें तो वो ईंटें या और चीजें भी हैं या जो कुछ भी है, उनकी चिनाई भी इस तरीके से की गई है कि उसका आज भी वो चीजें या वो दीवारें हमें खड़ी की खड़ी मिली है, जिसका कोई कहा ही नहीं जा सकता। क्या हम कह सकते हैं कि ये एरिया कहाँ तक फैला हुआ है और कहाँ तक जाएगा? नहीं कहा जा सकता। तो हम आज इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से है। जैसे पाकिस्तान के अंदर पहले तो ये जो भाग था वो भारत का ही हिस्सा था। 1947 के बाद पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद ये जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और चानूदड़ा जो भी हमारी संस्कृति के पार्ट्स हैं वो हमारे पाकिस्तान के अंदर ही ज़्यादा नगर जो थे वो चले गए थे। तो इसके बाद जो भारत के अंदर जो हमें मिली है, भारत में ये सभ्यता जो फैली हुई है वो कहाँ कहाँ है? पंजाब में रूपड़, पंजाब जो एरिया है भारत का उत्तरी भारत के अंदर है, और जिसके अंदर रूपड़ नामक स्थान के अंदर ये सभ्यता मिली है। हरियाणा में भी ये सभ्यता काफी हद तक फैली हुई है, ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं फैली हुई है। इसके भी कुछ अवशेष काफी हद तक हमें मिलते आए हैं। इसके बाद आ जाता है गुजरात में कौन सी जगह पर यह सभ्यता फैली हुई है? गुजरात के अंदर ये लोथल नामक स्थान के ऊपर ये सभ्यता के अवशेष हमें मिले हैं। गुजरात के अंदर लोथल नामक स्थान पर हमें इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। राजस्थान के अंदर कालीगंगा नामक स्थान पर इसके अवशेष मिले हैं। कहा जाता है कि
कहा जाता है कि गुजरात के अंदर जो हमें लोथल नामक स्थान के ऊपर इसके अवशेष मिली है, उसके अंदर क्या मिला है, वहां पर हमें ऐसी ऐसी मशीनरी गाई या ऐसी ऐसी जगह बनी हुई मिली है जहां पर व्यापार का कार्य किया जाता था। जो मकान मिली है उनके अंदर क्या मिला है, पक्की ईंटों से हैं, स्नानागार बनाए गए हैं और एक जैसे तालाब टाइप का बनाया गया है स्त्रियों के नहाने के लिए, उसकी स्पॉट भी प्रॉपर दी गई है। स्नानागार जो बनाए जाते थे वो प्रॉपर बनाने के बाद क्या था, उसको जैसे कपड़े से ढक दिया जाए, किसी चीज से ढक दिया जाए, तो वो चीज भी प्रॉपर बनाई गई है। और एक दो जगह हमें ऐसे स्नानागार भी मिले हैं कि जहां स्नानागार बनाने के बाद जब दरवाजे को बंद नहीं किया जा सकता तो थोड़ा घुमावदार रास्ता बनाकर उसकी ओट तैयार की गई है। पक्की ईंटों से ही ये सब कुछ बनी है। और इसी के साथ ही ये सभ्यता का जब अंत हुआ, इसका समय भी अलग अलग माना जाता है। कहीं पर इसका समय जो है वो 3000 ईस्वी से 2000 ईस्वी पूर्व का माना जाता है, कहीं पर इसे 1500 ईस्वी पूर्व का माना जाता है और कहीं पर इसको अलग अलग समय में अलग अलग माना गया है। लेकिन हमने इसका निचोड़ निकालकर हमने माना है कि जो उन्होंने स्टार्टिंग का लिया है और लास्ट का लिया है उसको ही हमने माना है कि इस टाइम के बीच की विकसित कला ही कौन सी है, हमारी संस्कृति है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो हमारी है हड़प्पा संस्कृति। इसके अंदर नृत्य के चित्र भी हमें मिले हैं, कुछ हमें चित्रकारी भी मिली है, मोहरें मिली है जिसके ऊपर चित्रकारी प्रॉपर ढंग से की गई है। जो मोहरें मिली हैं हमें उसके ऊपर क्या है, मोहरें बनी हुई है, पत्थर की छोटी छोटी मोहरें मिली हैं, 8 फुट 8 इंच की भी हैं, तांबे की मूर्तियां भी हमें मिली हैं, नृतक की मूर्ति है। और कुछ जगह इनके अंदर क्या था, इस टाइम में एक धर्म प्रचार भी होने लगा था। धर्म का प्रचार होने के लिए हम कह सकते हैं कि जो हमें गुरु की प्रतिमाओं के टाइप में भी जैसे पुरुष की अर्थ की मिली है, तो इस तरीके से मान सकते हैं कि शायद वो उनके गुरु होंगे जिसकी प्रतिमाएं हमें बनी हुई मिली होगी। लेकिन इस समय के बाद क्या हुआ, एक चरम उत्थान पर पहुंच चुकी कला, इस समय के बाद जो चरम उत्थान पर जो कला हमारी पहुंच चुकी थी इस समय के अंदर, इसके बाद ये कला कम से कम 1500 सालों तक लुप्त हो गई हमारी कला। इसका आज तक पता नहीं लगाया जा सका कि यही कला लुप्त होने का क्या कारण था। कुछ लोग कहते हैं कि इस कला के लुप्त होने का जो कारण है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रहा है। कुछ कह रहे हैं कि कोई तूफानी कारण से भी ये हो सकता है। इसके बाद जो कला का कार्य जो किया जा रहा था आज के टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे आज की ईंटें बनती है इतनी पक्की, ऐसे ही ईंटें बनी हुई थी उस समय में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1500 सालों तक का इतिहास हमें कुछ अच्छे से उजागर नहीं हुआ है। हमें कुछ ग्रंथों में, किसी चीजों में, इस समय में थोड़ा बहुत लिपि का भी आविष्कार हो चुका था और इसकी तरफ हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस समय के बाद हमारे पास कौन सा काल आता है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं? वो काल है हमारे पास, काल नहीं, उसके बाद आ रहा है हमारा पूर्व बुद्ध काल। कौन सा आ रहा है? पूर्व बुद्ध काल। बुद्ध काल, उसके बाद आएगा बुद्ध काल। बुद्ध काल और पूर्व बुद्ध काल में क्या फर्क है? बुद्ध काल में और पूर्व बुद्ध काल में क्या फर्क है? बुद्ध काल के अंदर महात्मा बुद्ध जैसे गुरु, जो धार्मिक संस्कृति है वो उसे गुरु बना चुकी थी, उसका निर्माण और आविष्कार हो चुका था। लेकिन उससे पहले की जो कला है, मतलब कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो कला है वो और बुद्ध काल के बीच की जो कला थी वो कौन सी कला है? पूर्व बुद्ध काल का समय हम इसको कह सकते हैं, या पूर्व बुद्ध कला भी हम इसको कह सकते हैं। अब हम इसकी ओर बढ़ रहे हैं। पूर्व बुद्ध कला, पूर्व बुद्ध कला कब विकसित हुई है? 300 ईस्वी पूर्व। 300 ईस्वी पूर्व से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। हम उल्टा चल रहे हैं, हमारा उल्टा टाइम चल रहा है, तो हम इसको 1000 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व भी मान सकते हैं। इसका समय काल क्या है? 1000 BC से 1000
काल के अंदर क्या है, जो समय अवधि है हमारी है 1000 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व का जो समय था वो कौन सा था, पूर्व बुद्ध काल। कि धार्मिक प्रचार तो होने शुरू हो गए थे उस समय में, लेकिन हमारे पास बुद्ध के अवशेष हमें इस समय के अंदर नहीं मिले हैं। जब हम पढ़ रहे थे पहले की पाषाण युग के अंदर कि कबीलों में रहना शुरू कर दिया था आदि मानव ने, कबीलों में रहने लगा, गुफाओं के अंदर रहने लगा। जब गुफाओं में रहने लगा तो वो क्या करने लगा, गुफाओं के अंदर चित्रकारी करने लगा। इस काल के अंदर हमारे पास कुछ और अवशेष हमें इसके बहुत सारे मिले हैं, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत देखेंगे कि वो कौन से हैं। इसके अंदर हमें जोगीमारा की गुफा, जोगीमारा की गुफा जो है वो मध्य प्रदेश के सरगुजा रियासत में स्थित है। कहां पर है, मध्य प्रदेश के सरगुजा रियासत में स्थित है। मतलब जोगीमारा की जो गुफा है वो कहां है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहां है, मध्य प्रदेश में कहां है बताइए, मध्य प्रदेश में सरगुजा रियासत में स्थित है। जो अमरनाथ की गुफाएं जो हमें बोला जाता है, अमरनाथ की गुफा नामक स्थान, अमरनाथ नामक स्थान पर स्थित है। जोगीमारा की जो गुफाएं हैं, गुफा जो है उसके अंदर बहुत सारी क्या है, अलग अलग गुफाएं बनी हुई हैं। तो कैसे है, अमरनाथ नामक स्थान पर स्थित है, जो नर्मदा नदी, जो हमारी नर्मदा नदी है उसके उद्गम स्थान पर है। हमारी नर्मदा नदी है जो उसके उद्गम स्थान पर है। यह तीर्थ स्थान जो है, यह तीर्थ स्थान जो है वो कहाँ है, रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। रामगढ़ की जो पहाड़ियां हैं वहां पर यह तीर्थ स्थान स्थित है। जो अमरनाथ है वहां पर इसका स्थान गिना जाता है, जो नर्मदा नदी के उद्गम स्थान पर है। रामगढ़ की पहाड़ियों के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको जोगीमारा की गुफा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक दो हमें ऐसी पिक्चर्स मिली हैं या ऐसे चित्र हमें मिले हैं जिसके अंदर समाधि लगाए हुए इंसान को दिखाया गया था। तो जोगा के रूप में दिखाकर इसे जोगीमारा की गुफा भी कहा गया है। तो आज हमने पढ़ा है अभी तक हड़प्पा संस्कृति, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं पूर्व बुद्ध काल। पूर्व बुद्ध काल के अंदर हमने पढ़ा है अभी तक जोगीमारा की गुफा, जिसका समय काल जो हमारा माना गया है वो कौन सा है, 300 ईस्वी पूर्व के आसपास का समय माना जाता है। इसके बाद आ रहा है हमारे पास रामायण तथा महाभारत की चित्रकला। रामायण और महाभारत हमने बहुत देखी है, पढ़ी है और जानी भी है इसकी स्टोरी। इससे रिलेटेड हमें बहुत सारी चीजें सुनने को भी मिली हैं और हमने देखी भी है, तो इसकी हमें नॉलेज ऑलरेडी है। तो इसकी जो कथाएं आती हैं वो कथाएं कब के समय की मानी जाती हैं, जो रामायण और महाभारत की जो चित्रकला थी वो चरम उत्थान पर पहुंच चुकी थी। रामायण और महाभारत के जो चित्र माने जाते हैं वो 600 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के माने जाते हैं। 600 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के माने जाते हैं। क्या कह रहे हैं हम, रामायण तथा महाभारत के जो चित्र हैं वो 600 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के माने जाते हैं। 500 ईस्वी पूर्व के जब ये माने जा रही हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री से पहले का है। लेकिन इस समय तक वाल्मीकि जी के ग्रंथ के अंदर भी हमें रामायण का वर्णन मिल चुका है। मतलब कि हम जान सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इस समय तक लिपि का आविष्कार हो चुका था और हम उसे पढ़कर हमने उसे पढ़ा है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था और उसको आगे की तरफ बढ़ाया भी है। जो भी लिपि का उन्होंने आविष्कार किया था या जो लिखा था उसको पढ़कर हमने जनता तक इस चीज को पहुंचाया है। तो मतलब इस समय तक क्या था, किसका संग्रह हो चुका था, ग्रंथों का। ग्रंथों का मतलब लिपि का आविष्कार होने के बाद उन्होंने लिखकर कथाएं गानी शुरू कर दी थी, जो हमारे पास आज भी मौजूद है। इसके बाद का जो और आया था बुद्ध काल के अंदर, और भी कई चीजें आई हैं। जिस तरीके से जोगीमारा की गुफा से हमें इस चीज का मिलता है और
रामायण और महाभारत के चित्रों से हमें मिल रहा है। उस समय में क्या किया जाता था रामायण और महाभारत के चित्रों में कि रावण की लंका के अंदर भी बहुत सारे चित्र मिले हैं। दीवारों के ऊपर पेंटिंग बहुत अच्छा कार्य माना जाता था। जैसे कि आजकल के राजस्थान के अंदर जो कला मानी जाती है कि दीवारों के ऊपर पेंटिंग, ट्रक दिखेगा तो उसके ऊपर भी क्या होगा, चित्रकारी की गई होगी। तो इस तरीके से जो रामायण महाभारत की जो चित्र हमें कुछ मिली हैं और कुछ कहा जाता है कि इस तरीके से था और कुछ का ग्रंथों में हमें इसका वर्णन मिला है, तो हम कह सकते हैं कि वो कब के हैं, हमारे पिछले समय के हैं। तो इसके बाद हमारे आता है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी नाट्य शास्त्र, मेघदूत तथा रघुवंश, कामसूत्र, इन सब ग्रंथों के अंदर भी हमें इस समय का वर्णन मिलता है। पूर्व बुद्ध काल का वर्णन हमें मिला है। जैसे कि कामसूत्र के अंदर बताया गया है कि इतनी कलाएं हैं, कला का नाम ही यहीं से शुरू किया गया है। मेघदूत और रघुवंश के अंदर महाकवि कालिदास के बारे में बताया गया है। नाट्य शास्त्र के अंदर आचार्य भरत मुनि जी ने जो नाट्य शास्त्र लिखा है उसके अंदर रंगों के प्रभाव को प्रदर्शन करके उसके रंगों के अंगों के बारे में बताया गया। कला का प्रभाव, सबसे पहले जो कला वर्ड हमारे बीच में आया है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से भी हमारे बीच में आया है। अष्टाध्यायी के अंदर पशु पक्षी, पुष्प, वृक्ष, इन सब की कलाओं का वर्णन है। और इसके अंदर हमारे चारु और कारू कलाओं के बारे में भी इन्होंने बताया है। ये सब ग्रंथ हमारे लिखे गए हैं किसके अंदर, पूर्व बुद्ध काल के अंदर हमारा ये सारा कार्य किया गया है। इसके बाद हम आगे पढ़ रहे हैं बुद्ध काल। इसके बाद हम आगे पढ़ रहे हैं बुद्ध काल। बुद्ध काल क्या है? बुद्ध काल क्या है? अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि बुद्ध कला क्या है? पूर्व बुद्ध काल तो हमने पढ़ा है, जो हमारी ईस्वी पूर्व के अंदर चल रहा है। हमने एक चीज और भी हमने बीच में रह गया है थोड़ा सा, कि भारतीय इतिहास की जो कला पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता 1500 ईस्वी तक थी और ये सभ्यता 1000 ईस्वी में। तो ये 500 साल जो हमारे पास है उसमें क्या हुआ? जो 500 साल हमारे पास इसके थे उसके अंदर हमने क्या पढ़ा? क्या हम बता सकते हैं कि उसके अंदर हमने क्या पढ़ा? नहीं, वही है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत हुआ तो उसके बाद का अवशेष हमें कुछ भी नहीं मिला है कि इसके 500,000 सालों तक या 1500 सालों तक कि काफी जगहों पर इस की सभ्यता या कौन सी चीज विकसित हुई, ये पतन की ओर बढ़ती चली गई सिंधु घाटी सभ्यता। और जो नगर थे पक्के, वो सब कहते हैं कि लोगों ने वहां रहना ही छोड़ दिया। कच्चे मकान या कच्चे भवन थे, गांव की तरफ बढ़ने लगे, शहरी जीवन छोड़कर गांव की तरफ बढ़ने लगे। क्या पता वहां के राजा का प्रभाव था, क्या पता वहां के मौसम का प्रभाव था, या कोई बाढ़ या ऐसा कुछ या सुनामी आई हो जिसके कारण ऐसा कुछ हुआ हो। हाँ, इंसान डर गए हो कि पक्की ईंटों से हम दब के मर जाएंगे या ऐसा कुछ भी हो। आज तक इसका कुछ भी अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए कि इतने समय के अंदर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अब हमारे यहाँ बुद्ध काल के ऊपर, बुद्ध काल को बुद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध कला के अंदर क्या हो रहा है जो हम पढ़ रहे हैं, बुद्ध कला के अंदर गंधार शैली को माना जाता है। बुद्ध कला के अंदर ये क्या है, गंधार शैली है। बुद्ध काल के अंदर एक गंधार शैली है। गंधार शैली के अंदर जो हमें अवशेष मिल रहे हैं, जो आज हमारी परम तली पे पहुंचे हुए हैं, जो आज हमारे पास अवशेष भी हैं और एक आज के समय के अंदर इनको देखने के लिए लाखों लोग वहां पहुंचते हैं और इनके दर्शन करते हैं। इसके बारे में हम सारा कुछ कहाँ देखते हैं, जैसे कि गंधार शैली के अंदर जो भी हमारी गुफाएं हैं, गुफाओं के अंदर पेंटिंग के हमें जो चित्र मिले हैं वो कौन कौन से हैं? अजंता की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, बादामी की गुफाएं। इन गुफाओं के अंदर हमें चरम उत्थान के ऊपर पहुंचा हुआ काल हमें दिखाई देता है। वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है, जैसे कि अजंता की गुफाएं सबसे मेन गुफाओं के रूप में हमारे पास है। अजंता की गुफाएं जिनकी संख्या कितनी है, जिनका आगे की तरफ हमने बढ़कर दिया है कि इसकी जो गुफाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, कहाँ है ये गुफाएं, कहाँ स्थित है भारत में? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के अंदर ये स्थित है गुफाएं। इनकी संख्या जो है वो 32 है।
इसकी हर गुफा के अंदर इतना अच्छा कार्य किया गया है कि आज भी चकाचौंध हो जाते हैं, यहाँ तक कि छतों पर भी इसकी कारीगरी की गई है। और इसमें ऐसे रंगों का प्रयोग किया गया है कि जो रंग हमने ना पहले, आज तक वो रंग हम बनाते हुए रह गए, कलाकार बनाते हुए रह गए, लेकिन वो रंग हमारे से दोबारा नहीं बनने को आए। और क्यों नहीं बनने को आए कि उन्होंने ऐसी क्या चीज का यूज किया कि हजारों साल पहले की कला, हजारों साल पहले जब ये कला का आविष्कार हुआ तब क्या था कि ये पेंटिंग्स जो इनकी बनी हुई है, इनकी चित्रकला जो की हुई है, आज तक भी उसके चित्र त्यों के त्यों हैं, जो नष्ट नहीं हुए हैं, जो चट्टानों के ऊपर बनाए गए हैं, गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए हैं, और जिसकी छतों के ऊपर इतना कार्य किया गया है और इसको अच्छे से सजाया गया है और करा गया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट। पूरे बुद्ध कला की सिर्फ हम आज पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि इसका थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा है। तो इसके लिए आज का है अजंता की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं और बादामी की गुफाएं। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।